बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बजटिंग, और बजटिंग की ये है पार्ट 3 वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले हमने बजटिंग पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन देखा, पर्पस देखे, डिफरेंट अप्रोचेस देखी, डिफरेंट स्टाइल्स देखे, और फ्लैक्स, फिक्स, फ्लैक्सिबल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और उम्मीद है कि आपने अभी तक वो सुन भी ली हैं और उसकी प्रैक्टिस भी खूब कर ली होगी। तो आज का जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें कुछ अप्रोचेस जो हमारी पहली 2 वीडियोस में नहीं आ सकी वो है वो पहली जो अप्रोच होगी वो होगी रोलिंग बजट्स। और उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड बजट्स पे, और लास्टली हम बात करेंगे बियॉन्ड बजटिंग में। और उसके बाद एक और पॉइंट भी होगा जिसमें हम अनसर्टेनिटी पे बात करेंगे कि हम बजटिंग में अनसर्टेनिटी क्यों आती है और हम उस अनसर्टेनिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने भी लास्ट अटेम्प्ट में आपसे पूछा था। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। रोलिंग बजट। रोलिंग बजट का दूसरा नाम क्या है? कॉन्टिन्यूस बजट। कॉन्टिन्यूस बजट क्या है कि आप एक काम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं। एक मंथ गुजर गया तो आपने क्या किया, वो मंथ गुजर गया, आपने एक अगले महीने का दोबारा से बजट बना लिया। या अगर आप क्वार्टर की बात कर रहे हैं, एक क्वार्टर गुजर गया, आपने 4 क्वार्टर का बजट बनाया था, एक क्वार्टर गुजर गया तो आपने एक को माइनस हुआ तो एक और ऐड कर दिया। आपके पास हमेशा क्या है, 12 महीने का बजट आपको नजर आ रहा हुआ करेगा। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे पास रोलिंग बजट्स होते हैं। इसे हम कॉन्टिन्यूस बजट्स भी कहते हैं। तो कहता है रोलिंग बजट और कॉन्टिन्यूस बजट इज अ बजट यूजुअली केप्ट कॉन्टिन्यूसली अप टू डेट बाय एडिंग another accounting period, month or quarter when the earliest accounting period has expired। जब पीरियड खत्म हो जाएगा, एक्सपायर होगा, उतना ही हम और क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बाय रिमेनिंग बजट इज रीफोरकास्ट। जो हमारे पास रिमेनिंग बजट होगा हम उसको रीफोरकास्ट भी कर लेंगे, एज वेल एज द न्यू बजट बी एडेड। हम नया बजट भी ऐड कर लेंगे और जो पिछले 3 क्वार्टर से उन्हें रीफोरकास्ट भी कर सकते हैं। ये कब सूटेबल है? जब फास्ट मूविंग इन्वायरमेंट हो, चीजें जल्दी जल्दी बदल रही हो। तो हम हर महीने क्या है, बजट बना लिया, जैसे ही एक महीना गुजरा तो हमने पूरे 11 महीने को भी रिवाइज किया और एक महीने का बजट और बना लिया। तो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने का एक तरीका क्या है? अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने का एक तरीका क्या है? वो है रोलिंग बजट्स। फॉर एनी एरिया ऑफ बिजनेस दैट नीड टाइट कॉस्ट कंट्रोल, जहां पे हमें टाइट कॉस्ट कंट्रोल चाहिए, वहां पे भी हम क्या करते हैं, वहां पे भी हम रोलिंग बजट्स बना लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस हमारे सामने आ रहे हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल विल बी बेस्ड ऑन मोर एक्यूरेट बजट। रोलिंग बजट रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जो कि मैंने अभी बताया। फिर it forces management to reassess the budget regularly and to produce budget that are more up to date। देखो रोलिंग बजट्स कितने फायदेमंद चीज है। तो जब फायदा किसी चीज का ज्यादा हो तो ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई नुकसान ना हो। तो नुकसानात भी हैं। वो क्या है? ये कॉस्टली होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और हर टाइम आप बजट 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 ही बनाते रहते हैं और आपका काम ज्यादा टाइम कंज्यूम किसमें हो जाता है, बजटिंग में ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। मे डीमोटिवेट एम्प्लॉइज इफ दे फील दे आर स्पेंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर टाइम फॉर बजटिंग। जो बजट बना रहा होगा उसमें कहना है कि मैं हर टाइम बस बजटिंग ही बना रहा हूं, एक महीना खत्म हुआ एक और आ गया, एक खत्म हुआ एक और, ये ना खत्म होने वाला काम है। An increase in the budgeting work may lead to less control of the actual results। तो अब जब आप बजटिंग के अंदर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आप एक्चुअल रिजल्ट्स को कौन देखेगा? सारा टाइम किस में लग रहा है? बजटिंग में लग रहा है। इश्यूज विद वर्जन कंट्रोल एज ईच मंथ फुल ईयर नंबर्स विल चेंज। तो अब देखो आपके पास हर मंथ में दोबारा से पूरा चेंज हो रहा होगा, आपके पास इतने सारे नंबर्स आ रहे होंगे। आपसे कोई कहता है कि मुझे बताओ फोरकास्ट क्या, आप कहते हैं 10 तरह की तो मेरे पास बजट बने हुए हैं, मैं कौन सी वैल्यू यूज करूं, कहां से उठाऊं, क्या देखूं। ये सारे इश्यूज किस में आएंगे? रोलिंग बजट्स में आएंगे। कंफ्यूजन इज मीटिंग एज ईच नंबर ऑफ बिजनेस इज
numbers the business is working towards, this can be distract from the key issues. तो ये सारे मसले मसाइल कहाँ पे आएंगे, रोलिंग बजट्स में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज के मुताबिक, जिस तरह हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात की थी, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, उसी एक्टिविटी के मुताबिक हम क्या कर रहे होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग भी कर रहे हैं। तो अ मेथड ऑफ बजटिंग बेस्ड ऑन एक्टिविटी फ्रेमवर्क and utilizing cost data in budget setting and variance feedback processes. It draw attention to the cost of overhead activity which can be a large proportion of the total operating cost. उसी तरह जिस तरह एबीसी में हमने बात की थी, एबीसी आप पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए एबीसी बजटिंग कोई मुश्किल बात नहीं है। हर एक्टिविटी के मुताबिक हम क्या करेंगे, बजट बना रहे होंगे। इट रिकग्नाइज दैट it is activity which drive cost. If we control the cost or cost drivers, then cost should be better managed and understood. ABB can provide useful information in TQM total quality management environment by relating the cost of an activity to the level of service provided. कि मतलब हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं और जो हम उसके अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसकी वो वर्थ है या नहीं है, ये भी कौन कर रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहा होता है। तो अगेन ये वही फ्रेमवर्क है जो हमने कहाँ पे देखा, ये जो हमने एबीसी कॉस्टिंग में देखा था, उसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, कहता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट माइट बी नीडेड टू एस्टैब्लिश द की एक्टिविटीज एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर्स। ये हमेशा से मसला रहा है एबीसी के अंदर भी कि कॉस्ट ड्राइवर्स भी एक हमारे पास क्या थे, सब्जेक्टिव मैटर थे। हमें अक्सर नहीं पता चलता था कि कॉस्ट ड्राइवर हमारा एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर क्या है। इट मे बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई क्लियर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एक्टिविटी। इट कुड बी आर्ग्यूड दैट शॉर्ट टर्म many overhead costs are not controllable and do not vary directly with changes in the volume of activity for the cost driver। तो क्या कह रहा है जी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वॉल्यूम की वजह से चेंज नहीं हो रही होती, जो कि अदर एक्टिविटीज़ की वजह से चेंज हो रही हैं, और वो हमारे लिए कहते हैं इट कैन बी आर्ग्यूड दैट शॉर्ट टर्म मैनी ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट कंट्रोलेबल एंड डू नॉट वेरी। कंट्रोलेबल ही नहीं है, अब आप उसमें से क्या कर सकते हैं, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। जब कंट्रोलेबल कॉस्ट ही नहीं है तो आप उसको प्लान कैसे कर सकेंगे। तो अब देखें हमारे पास एक सवाल आ रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। The cost determined using activity based costing are used as a basis for preparing budgets. Yes, ये तो अभी हमने बात की। The aim of ABB is to control the number of units. No, to control the cost है, number of units नहीं है, rather than the cost themselves. तो इसका मतलब क्या हुआ कि only one is the A is the correct option. Which of the following statement regarding the drawbacks of ABB is true? It is not always useful for or applicable as in the short term. Many overhead costs are non-controllable and do not vary directly with the changes. Yes, ये तो अभी मैंने लास्ट डिसएडवांटेज में ये बात की थी। ABB will not be able to provide useful information to TQM। तो मैंने भी कहा था कि ये क्या करती है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट बी एबल, तो ये बात गलत हो गई। तो कौन सा पॉइंट ठीक है, one only is the correct option. Next one is beyond budgeting. Beyond budgeting क्या है, कहता है beyond budgeting is a budgeting model which proposes that traditional budgeting method should be amended. Adaptive management process should be used rather than fixed annual budgets. कहता है ये जो फिक्स एनुअल बजट्स बनाते हैं इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना हमें अडॉप्टिव मैनेजमेंट टेक्निक से ऊपर जाना चाहिए। कहता है ये जो बजट्स होते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इस पर कॉस्ट लगती है, तो ये बजटिंग जो है ना ये इसके खिलाफ है। तो देखो कहता है बजट्स आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, बजट्स प्रोवाइड पुअर वैल्यू टू यूजर्स, बजट फेल टू फोकस ऑन शेयर होल्डर्स वैल्यू, बजट्स आर टू रिजिड एंड प्रिवेंट फास्ट रिस्पॉन्स, बजट स्टिफल प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजी इनोवेशन,
बजट फोकस ऑन सेल्स टारगेट रादर देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कहता है बजट्स में आप क्वालिटी नहीं देख रहे, आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं देख रहे, आप नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स नहीं देख रहे, आप ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव एक्टिविटी कर रहे हैं, ये वैल्यू को क्या, यूजर्स को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये फेल्स टू फोकस ऑन शेयर होल्डर्स वैल्यू को फोकस नहीं कर रहा, ये रिजिड है, ये फास्ट रिस्पॉन्स नहीं करता। तो यहाँ पे फिर कंसेप्ट आया किसका, बियॉन्ड बजटिंग का। ये उस पे क्रिटिसिज्म था। बियॉन्ड बजटिंग ने 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की है, वो 6 प्रिंसिपल्स आपके सामने हैं। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद क्लियर प्रिंसिपल एंड बाउंड्रीज, के हर ऑर्गेनाइजेशन में कहता है क्या होना चाहिए, क्लियर प्रिंसिपल्स, उसकी बाउंड्रीज का उसे पता होना चाहिए। मैनेजर्स को गोल दिए जाएं, टारगेट्स दिए जाएं जो रिलेटिव सक्सेस एंड लिंक टू शेयर होल्डर वैल्यू। देखो जो उसने क्रिटिसिज्म बताया ना, उसी पे उसने प्रिंसिपल बताए कि शेयर होल्डर वैल्यू के साथ लिंक होने चाहिए टारगेट्स को। मैनेजर्स को हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम दें ताकि वो अच्छे से क्या कर सकें, डिसीजंस कर सकें। Responsibility for decisions that generate value should be placed with frontline teams. Frontline teams should be made responsible for relationship with customers. So, associate business and suppliers, direct communication between all the parties involved should be facilitated. Information support system should be transparent and ethical. तो लिमिटेशंस को देखते हुए बियॉन्ड बजटिंग ने 6 प्रिंसिपल्स दिए, और 6 प्रिंसिपल्स क्या थे, क्लियर, एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर कहता है कि क्लियर प्रिंसिपल्स हो, बाउंड्रीज हो, गिवन टारगेट्स हो, शेयर होल्डर वैल्यू पे बात की, हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात की। नेक्स्ट पर कहता है बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, better innovation, lower cost, improve customer and supplier loyalty। देखिए जब आपने बजट बना दिया, चेंज हो रहा है, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। तो उसने कहा आप बजट से बाहर निकल के आए ताकि जैसी कोई चीज़ चेंज आ रही हो तो आप जल्दी से चेंज कर सकें, आप इनोवेशन पे काम कर सकें। इससे आपकी कॉस्ट भी क्या होगी, कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी, लोअर कॉस्ट होगी, और आप कस्टमर फोकस होंगे तो कस्टमर और सप्लायर लॉयल्टी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। अब हमारे सामने स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ अ बियॉन्ड बजटिंग अप्रोच, अ ग्रेटर यूज ऑफ रोलिंग बजट्स, अ ग्रेटर यूज ऑफ टॉप डाउन बजट, अ ग्रेटर यूज ऑफ टॉप डाउन बजट्स, अ ग्रेटर emphasis ऑन फाइनेंशियल टारगेट्स, अ ग्रेटर फोकस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ए ऑप्शन, अ ग्रेटर यूज ऑफ रोलिंग बजट्स। ये कहां पे होगा, बियॉन्ड बजटिंग में होगा। फिर क्या कहता है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स फ्रॉम बियॉन्ड बजटिंग अप्रोच, इनोवेशन, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट और मोर कस्टमर फोकस्ड। लास्ट में मैंने आपको कहा था कि अगर अनसर्टेनिटी आ जाए तो फिर क्या होगा। बजटिंग में अनसर्टेनिटीज आती हैं, तो सबसे पहले, उससे भी पहले हम देखते हैं, अगर हम अपना बजटरी सिस्टम को चेंज कर दें, इंपैक्ट ऑफ चेंजिंग बजटरी सिस्टम। अगर चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कौन रेजिस्टेंस शो करेगा, एम्प्लॉइज। जब भी चेंज आती है, आपको पता है पीसीसी जब भी कोई चेंज लेके आता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एकदम से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बोलना शुरू हो जाएंगे, लिखना शुरू हो जाएंगे कि हमने ऐसे तैयार किया था, ये तो ये चेंज आ रहा है, ये तो ये चेंज आ रहा है। मुझे याद है जब हम मैनुअली जो क्वेश्चंस हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते थे, स्किल्स के, प्रोफेशनल के, हम कागज़ पेंसिल पे लिख रहे होते थे, फिर चेंज आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस टाइम कहा हमारी टाइपिंग स्पीड ऐसी नहीं है। तो जब भी चेंज आता है तो रेजिस्टेंस उसकी होती है। लॉस ऑफ कंट्रोल, लेकिन जब भी चेंज आता है, जब ट्रांजिशन का पीरियड होता है तो उसमें आपका कंट्रोल जरूर लॉस होता है, क्योंकि नई चीजें आ रही होती हैं, पुराने से आप नए सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट का कंट्रोल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, लूज जरूर होगा। और नया सिस्टम जब भी कोई आएगा तो सारी बात है, जब नए सिस्टम को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी क्या लगेगी, कॉस्ट भी लगेगी।
और आप लोगों को नए सिस्टम के मुताबिक क्या करेंगे, ट्रेन भी करेंगे। और शुरू में क्योंकि सिस्टम चेंज हो रहा है तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है शायद नए सिस्टम के मुताबिक अभी आपको वैसी इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो, क्योंकि आपका सारा जो सिस्टम डेवलप हुआ होगा अभी तक वो किस पे काम कर रहा होगा, वो पुराने सिस्टम पे ही काम कर रहा होगा। तो ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जब भी हम बजटरी सिस्टम को चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्या कुछ हो सकता है, रेजिस्टेंस बाय एम्प्लॉइज, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड, cost of implementation may be greater, training you may require, आपको क्या होगा, you may be required to train your staff, or lack of accounting information is available। फिर क्या है जी, बजटिंग एंड अनसर्टेनिटी। बजटिंग और अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, चीजें सर्टन नहीं होती। क्यों सर्टन नहीं होती, देखिए हमने कहा कस्टमर्स कि हमारे इतने कस्टमर्स होंगे, तो क्या ये जरूरी है कि आने वाले पीरियड पे कस्टमर उतने ही हो सकता है कस्टमर शिफ्ट हो जाए, किसी और प्रोडक्ट किसी और सप्लाई की तरफ चला जाए। हो सकता है कोई नई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च हो जाए, आपका कंपेटिटर नई प्रोडक्ट ले आए, नई सर्विसेज आ जाए, तो उसकी वजह से भी आपका जो बजट बनाया हुआ था, आपने जो प्लान बनाया हुआ था वो चेंज हो गया। इन्फ्लेशन जो आप एंटिसिपेट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा या कम इन्फ्लेशन आ गई, उसकी वजह से भी आपका जो प्लान था वो पहले के जैसा ना रहा। मटेरियल प्राइसेस चेंज हो जाना, कंपैटिटर की पॉलिसीज चेंज हो जाना, नए कंपैटिटर्स का वजूद में आ जाना, एम्प्लॉयज हो सकता है जो हम सोच रहे थे कि जितना हार्ड वर्क एम्प्लॉय करेंगे उतना उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, या हो सकता है जो हम सोच रहे थे उनसे ज्यादा हार्ड वर्क किया। तो ये चीजें क्या हैं, ये अनसर्टन। मशीन ब्रेक डाउन होगी, आपने प्लान बहुत अच्छा बनाया था कि आप इतने यूनिट्स बनाएंगे और इसको इस तरह सेल करेंगे, बट आपकी मशीन ने काम नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और आज मेरा बड़ा दिल था रिकॉर्डिंग करने का, क्या हुआ, कैमरा काम नहीं कर रहा था। तो ये एक अनसर्टेनिटी मौजूद है। मेरा आज बड़ा दिल कर रहा था मैं वीडियोस बनाऊंगा, आज सुबह से हमारे पास लाइट ही नहीं है, अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो इसी तरह जब हम प्लान करते हैं तो जरूरी नहीं प्लान के मुताबिक चीजें हो। चीजें क्यों चेंज हो सकती हैं, मैंने कहा कस्टमर्स बदल गए, कस्टमर का टेस्ट बदल गया, कस्टमर की लॉयल्टी बदल गई, कस्टमर आपके पास नहीं आया, कहीं और चला गया, प्रोडक्ट सर्विसेज डिफरेंट प्रोडक्ट, या जो आपने प्लान किया था उस पे मार्जिन ज्यादा था, आपकी प्रोडक्ट बिकी बट वो बिकी जिस पे मार्जिन कम था। इन्फ्लेशन की वजह से भी आपका प्लान चेंज हो सकता है। मटेरियल नहीं मिल रहा था, किसी भी वजह से मटेरियल नहीं मिल रहा था, मटेरियल पे लेट्स सपोज हो सकता है कोई इस तरह का इशू बन जाए, मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं था, कंपैटिटर ने कोई न्यू कंपैटिटर आ गया, कंपैटिटर ने कोई अच्छी प्राइसेस दे दी, आपका कस्टमर कंपैटिटर के पास चला गया। फिर एम्प्लॉयज के बिहेवियर की वजह से भी आपका बजट जो है वो क्या है, वो एक अनसर्टन होता है। मशीन पे भी मैंने कहा वो खराब हो सकती हैं, उसकी वजह से भी आपकी प्रोडक्शन कम हो सकती है, या कोई अनरेस्ट या डिजास्टर की वजह से भी, जिस तरह अब तो कुछ साल हो गए हमने डिजास्टर देखा था, एक कोविड देखा था, और उसमें भी हमने देखा था जो हमने प्लान किया था वैसा हरगिज नहीं हुआ। अब कहते हैं जब ये अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं बजटिंग में तो इसको कैसे डील किया जाए। थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि इसको कैसे डील किया जा सकता था, इसको डील किया जा सकता था बाय यूजिंग रोलिंग बजट्स। तो जब हम रोलिंग बजट्स को यूज करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा था जैसे एक मंथ गुजरेगा नया मंथ ऐड हो जाएगा और बाकी 11 मंथ को रिवाइज कर दिया जाएगा नए किसके मुताबिक, एस्टिमेट्स के मुताबिक, तो अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो एक तरीका क्या है, बाय यूजिंग रोलिंग बजट्स। फ्लेक्सिबल बजट्स, हमने बात की थी ना फ्लेक्सिबल बजट्स की स्टार्ट में, तो फ्लेक्सिबल बजट से भी क्या होता है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए फ्लेक्सिबल बजट्स, रोलिंग बजट्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस जो कि हम रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में जरूर पढ़ेंगे, और प्रोबेबिलिटी बजटिंग। प्रोबेबिलिटिस्ट बजटिंग क्या होती है, तो
एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, क्योंकि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में भी हम करते हैं कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को यूज करते हैं किसके अंदर, बजटिंग के अंदर। तो बजट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, बजट्स में क्या इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो एक बिल्कुल लास्ट हमारा सवाल इस आज के लेक्चर का बजटिंग का, तो वो क्या है, अगर आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज नजर आ रही हैं। 400 इंटू 0.3, तो आप देख सकते हैं कितना आएगा, 400 इंटू 0.3 इट्स 120, 200 multiplied by 0.5 it's 100, and 150 into 0.2, 150 into 0.2 30। तो अब यहां से सम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स, ये क्या आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, 120 प्लस 100 220, 220 माइनस 30 190। तो हम बजटिंग के अंदर क्या ले लें, 190 की वैल्यू ले लें। ये क्या था, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू था। तो ये यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था बजटिंग का। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसमें हमने आज की क्लास में, हमारा थर्ड पार्ट था, हमने पहले पार्ट से लेके तीसरे पार्ट तक कोशिश की है कि बजटिंग के तमाम एस्पेक्ट्स को देखा जाए, हर तरह की अप्रोचेस को, हर तरह के स्टाइल्स को देखा जाए। और अब नेक्स्ट जो हम बजटिंग में काम करने लगे हैं, वो हम डिफरेंट एमटीक्यूज देखेंगे, वो क्वेश्चंस देखेंगे कि जो एग्जामिनर ने इस टॉपिक से हमसे पूछे हैं। और हम ये जितना भी इन 3 पार्ट्स में हमने कोशिश की है कि जो पढ़ा है उसको हम जाके क्वेश्चंस में अप्लाई भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और खुश रहें, दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।